हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जेके गुरुजी अड्डा पर। जैसा कि आप फ्लैश हो रहा होगा बोर्ड पर कि आज हम चाइल्ड साइकोलॉजी में मैच्योरिटी परिपक्वता के विषय में पढ़ेंगे। हम अपने टॉपिक पर आए इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीटेट 2024 को लेकर लगातार आपको वीडियोस मिल रही हैं, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हो, चाहे चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड हो या एनवायरनमेंट ईवीएस से रिलेटेड हो। आप चैनल पर पहुंचिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, जिससे कि आपके दोस्त भी लाभान्वित हो सकें। आइए बात करते हैं मैच्योरिटी क्या है, जिसको हिंदी में परिपक्वता कहते हैं। ये होता क्या है, मैच्योरिटी क्या है? ये आनुवांशिक है, जिसको हेरिडिटी कहते हैं। होता क्या है कि हम अपने पहले की पीढ़ी से या उससे पहले की पीढ़ियों से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको पाते हैं, जिनको ले आते हैं और वो हम में दिखती हैं। उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो जीन जिनको बोलते हैं, वो एक तरीका है, वो एक माध्यम है जहाँ से पहले के गुण हमारी पीढ़ियों के हमारे अंदर समाहित होते हैं और उस तरीके से धीरे धीरे करके हम मैच्योर हो रहे होते हैं, हम परिपक्व हो रहे होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हेरिडिटी से संबंधित है परिपक्वता, ये आनुवंशिक है जो हमें अपने पहले की पीढ़ियों से मिलता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं तो मैच्योरिटी आती रहती है, शारीरिक रूप से, संवेगों के रूप में भी हम देख सकते हैं, मानसिक तौर पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हम मैच्योर हो रहे हैं। जैसे जब हम छोटे होते हैं तो होता क्या है कि चीज़ों को समझने की क्षमता हमारे अंदर कम होती है, लेकिन बढ़ने के साथ जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा मानसिक स्तर जैसे जैसे बढ़ता है तो चीज़ों को समझना हमारे लिए आसान होता जाता है। जैसे जब कोई बच्चा छोटा होता है ना, तो जब 2 साल 2.5 साल का होता है तो 5 से 10 शब्द बमुश्किल बोल पाता है वो, और बोलता है तो वो तोड़ के, शब्दों को उल्टा करके, शब्दों को अपने तरीके से बोलता है, जैसे उसको पानी मांगना है। तो मैं अपने आसपास के बहुत से बच्चों को देखता हूं तो पानी को पानी ना कह के वो मम कहते हैं। अब शायद घर वालों ने ऐसा सिखाया या कि वो पानी को यही समझते हैं। तो ये क्या है कि जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी, वो चाहे मानसिक तौर पे हो, शारीरिक तौर पर हो, तो क्या होता है कि हम चीज़ों को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब आइए हम अगले विषय पर चलते हैं और देखते हैं कि विकास के आयाम क्या हैं, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, उसकी बात करेंगे और किस तरीके से विकास होता है किसी का, किन किन तरीकों से होता है, कैसे हम समझते हैं, हम इसकी बात करेंगे। डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में विकास के आयाम कहते हैं। आइए एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं, अलग अलग, और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे शारीरिक विकास की बात। शारीरिक विकास क्या है, जिसको फिजिकल डेवलपमेंट भी कहते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट क्या है? जैसे शब्द से ही पता चल रहा हो, शारीरिक विकास की बात। विकास किस तरीके का? शारीरिक, शरीर का विकास, जहां पर हम देखते हैं कि हमारे बचपन से लेकर और एडल्ट तक होने में या टीन एज तक पहुंचने में किस तरीके से हमने डेवलप किया। हमारे हाथ बढ़े, हमारे पैर बढ़े, हमारा सिर बड़ा हुआ,
हमने ठीक से चलना सीखा, खड़े होना सीखा। जो बच्चा 5 से 10 शब्द बोल लेता है 2-2.5 साल में, उस समय बीतने के साथ ही 10 साल का होने होते होते उसको कई लाख शब्दों से उसका परिचय हो चुका होता है। ये क्या है? ये विकास के आयाम है। ये क्या है? डेवलपमेंट है। ये उसका फिजिकल डेवलपमेंट होने के साथ साथ मेंटल, उसकी जो स्टेबिलिटी है, जो मानसिक का विकास है उसका, वो धीरे धीरे होता रहता है। ये भी विकास के आयाम में आता है। दूसरा होता है मोटर डेवलपमेंट। फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट, वहीं सेकंड है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट क्या है? इसको बोलते हैं गत्यात्मक विकास। ये भी किसी भी बच्चे के शारीरिक विकास से ही जुड़ा हुआ मसला है। ये इससे किसी भी तरीके से अलग नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शारीरिक विकास हुआ, मोटर डेवलपमेंट जिसको हमने गत्यात्मक विकास कहा है, वो दोनों चीजें विकास से ही संबंधित हैं। किस तरीके से बच्चे के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके से उसका विकास हो रहा है, क्या मानसिक विकास हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है उसका। जैसे होता क्या है कि बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उसकी मांसपेशियां मजबूत होती जाती हैं। जहां पर बच्चे की बॉडी में हड्डियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बड़े होने के साथ साथ वो 208 तक पहुंच जाती हैं, ये संख्या आ जाती है। तो क्या हुआ कि उन हड्डियों का कॉम्बिनेशन वो मजबूत होती गई, मांसपेशियों के साथ उनका कॉम्बिनेशन इस तरीके से बना कि वो मजबूत हो गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि शारीरिक विकास और गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट जिसको कहा गया है, वो क्या है और किस तरीके से बच्चे के अंदर ये होता है। जब गत्यात्मक विकास की बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हम देखेंगे कि बच्चा चलता है। चलने के साथ साथ वो क्या करता है? और वो दौड़ता है, वो कूदता है, खेलता है दोस्तों के साथ में। ये सब जो विषय है ना, इनको गत्यात्मक विकास के अंदर रखा जाता है। लेकिन इसको भी हमने और आसानी से समझने के लिए दो अलग अलग तरीकों में, दो अलग अलग प्रकारों में बांटा है। एक को बोलते हैं फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल के नाम से, वहीं दूसरे को हम लोग ग्रॉस मोटर स्किल के नाम से जानते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल फर्स्ट है फाइन मोटर स्किल, वहीं पर सेकंड है ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल क्या है? इसमें हमारी मांसपेशियों को बहुत ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम लिखते हैं तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर किसी को लिखना आता है तो बहुत ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है उसको। कोई बच्चा लिख रहा है, राइटिंग कर रहा है, कोई बच्चा कलर कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, कलरिंग कर रहा है, वो सीजर से कटिंग कर रहा है। अगर ये चीजें हो रही हैं तो बहुत ज्यादा, जैसे और आसानी से इसको समझिए कि हम जब खाना खाते हैं ना, भोजन करने बैठते हैं, तो हमारी थाली में रोटी आती है। तो रोटी को हम एक हाथ से 3 से 4 उंगलियों का प्रयोग करके बड़ी आसानी से तोड़ लेते हैं, छोटी सी बाइट के रूप में। और हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है इस प्रक्रिया को करने में। इस काम को करने में ऐसा नहीं कि हम जूझ जाते हैं, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, बल्कि आसानी से हम रोटी को टुकड़े में तोड़ते हैं और आसानी से उसको खा लेते हैं। ठीक जिस तरीके से अभी मैंने बताया, लिखना आसानी से किया जा सकता है। बच्चे के हाथ में आप कलर दे दो और उससे कहिए कि आप पेंटिंग बनाइए, कलरिंग करिए, लिखिए। सीजर ले लो, पेपर काटने का काम करो। और ये सब काम जब होते हैं तो इनको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल।
जिसमें बहुत ज़्यादा मांसपेशियों को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं पर जब ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जाम्पल हम लेते हैं तो हमारी मांसपेशियों को बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, उनके ऊपर दबाव पड़ता है। जैसे कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई तैरने का काम कर रहा है, तो क्या आप तैरने को पेपर काटने के बराबर समझ रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत मेहनत की जरूरत है। आप पेपर को काटिए और आइए तैर के देखते हैं तो पता चल जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इसी के साथ साथ हम देखें कि जंप किया जाए, जंपिंग, कूदना, क्या लगता है बहुत आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है। दौड़ना, आइए दौड़ के देखा जाए। अरे ना ना, बिल्कुल एनर्जी नहीं लगने वाली है। आइए दौड़ के देखा तो जाए साथ में। और फिर हम क्या देखेंगे कि हमारी मांसपेशियां अगले कुछ मिनटों में इस कदर थकने वाली हैं कि फिर हमसे और कुछ नहीं होने वाला है। वहीं पर जब हमने फाइन मोटर स्किल देखा तो हमने देखा कि अरे आराम से चेयर पर बैठे हैं, टेबल पर कॉपी रखी है, खूब आराम से लिख रहे हैं, बढ़िया एकदम फाइन तरीके से। उसी पे एक आर्ट की कॉपी रखी है, हमारे पास कुछ कलर हैं, हमारा मन लिखने का नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि हम ना थकें, हमारी मांसपेशियां ना थकें, जूझने की कोशिश दौड़कर, भागकर, कूदकर, तैरकर नहीं करने का हमारा मन है, तो हमने लिखना शुरू कर दिया। काम तो मांसपेशियां फिर भी कर रही हैं, लेकिन फाइन तरीके से। कटिंग अभी बताया मैंने कि किस तरीके से। आप सीजर लीजिए और पेपर को काटिए और देखिए। एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल मैंने अभी दिया था आपको। आप खाना खाते हैं तो रोटियों को तोड़ने का, तो आप देखते हैं कि वो फाइन मोटर स्किल है, जहां पर हमारी मांसपेशियां काम तो करती हैं, हमको काम करना पड़ता है, लेकिन हम थकते नहीं हैं। दूसरी तरफ हमने देखा ग्रॉस मोटर स्किल में, जहां पर क्या होता है, पूरी ताकत लगा के जूझना पड़ता है, चाहे वो तैरना हुआ, दौड़ना हुआ, भागना हुआ, कूदना हुआ। और एक में हम पूरी तरीके से थक जाते हैं और दूसरे में बहुत ही स्विफ्टली, स्मार्टली हम काम करते हैं, और दोनों स्थितियों में हमारी मांसपेशियों को काम करना पड़ता है। अब आइए इसके आगे बात करते हैं। जब डोमेन ऑफ डेवलपमेंट की बात की जा रही है तो इसके एक और पहलू की बात करते हैं और देखते हैं कि किस किस तरीके से विकास होते हैं। सबसे पहले हम जिस पॉइंट की चर्चा करने वाले हैं वो है मानसिक विकास की। मैंने आज के वीडियो में सबसे पहले इसी तथ्य पर चर्चा की थी, मानसिक विकास क्या है, ये किस तरीके से होता है, कब तक होता है, ये इसकी बात करेंगे। इसके साथ साथ सामाजिक विकास, ये क्या होता है, आप मेरा पहला वीडियो उठाकर देखिए और देखेंगे कि विकास के आयाम, चैप्टर शुरू करने से पहले ही मैं कुछ चीजें पहले ही आपको बता चुका हूं। सामवेगिक विकास, ये सब के सब विकास के आयाम की श्रेणी में आते हैं। नैतिक विकास, नैतिक विकास, और लास्ट में विकास के आयाम में जो पांचवा क्रम है वो भाषा विकास। आइए बात करते हैं एक एक करके। मानसिक विकास का क्या मतलब होता है? मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट क्या है जानते हैं? हमारा मानसिक स्तर कैसा है, हम किस तरीके से किसी तथ्य को, किसी बात को लेते हैं, या हम उसको किस हद तक जाकर समझ सकते हैं। अगर हमारा मानसिक स्तर अच्छा है, और कब अच्छा होगा,
जब हमारा मानसिक विकास ठीक तरीके से होगा। और उसके लिए जरूरी क्या है, जरूरी पहलू क्या है, हम अच्छे परिवार में रहें, हमारे जो नेबरिंग हाउसेस हैं वो अच्छे हों, अच्छे लोगों के साथ हमारी दोस्ती हो। अगर सब कुछ ठीक है, पॉजिटिव वे में है, तो हमारा मानसिक विकास बेहतर तरीके से होगा। दूसरा है सामाजिक विकास। सामाजिक शब्द से ही हमको पता चल रहा है कि हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज है कैसा, क्या वो हमारे रहने लायक है, क्या जिस समाज में हम रहते हैं वो हमारे लायक है या नहीं है। और आप जानते हैं कि किसी भी बच्चे की जो पहली पाठशाला होती है वो उसका परिवार होता है, और किसी भी समाज का निर्माण उसके परिवार से होता है। परिवार पहली पाठशाला है बच्चे की, वहीं पर समाज के लिए परिवार पहली इकाई है, जहां पर उसके पेरेंट्स हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसके नज़दीकी रिलेटिव्स हैं, जो एक परिवार का निर्माण करते हैं, जिनके निर्देशन में बच्चा बड़ा होता है, जिनसे वो सीखता है, जिनको देख देख कर उसका विकास होता है, चाहे मानसिक हो या कि उसका शारीरिक विकास हो। सामाजिक विकास से मेरा तात्पर्य ये है कि जिस समाज में रहता है वो उसका रिलेशन या उसका जो उसकी बॉन्डिंग है वो किस तरीके से अपने परिवार के बीच में, क्या वो अपनी मदर के संपर्क में ज़्यादा रहता है, क्या वो अपने पेरेंट्स से दूर रह के अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो जिस तरीके के परिवार में हम हैं उस तरह के परिवार की ये जिम्मेदारी है कि वो किसी बच्चे का जो सामाजिक विकास होने जा रहा है वो बेहतर तरीके से हो। अब आइए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, सामवेगिक विकास, जिसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इमोशनल डेवलपमेंट कहके। इमोशनल डेवलपमेंट ये क्या है? संवेग, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो इमोशन हैं, क्या हमको उन पर काबू करना आता है? क्या हम समझ पाएंगे कि किसी के ऊपर दुख है, कोई बहुत खुश है, कोई बहुत परेशान है, और किस तरीके से हम उसके सुख में, दुख में, उसकी परेशानियों में शामिल होते हैं। अगर ये भावनाएं हमारे अंदर हैं, इस तरह के इमोशन हमारे अंदर हैं कि हम किसी का हंसता हुआ चेहरा देखकर समझ जाते हैं इसका तो अच्छा चल रहा है, किसी के रुआंसे चेहरे को देखकर कोई लेमेंटिंग पोजीशन में है, रोने की स्थिति में है, कोई दुख में है, विषाद में है, तो क्या हम समझ लेते हैं कि वास्तव में दुख में है ये? अगर हम ये समझ लेते हैं और उसके साथ शामिल होते हैं तो इसका मतलब कि हमारा संवेगों पर नियंत्रण है। हम जानते हैं कि कब किसके साथ में किस तरह का व्यवहार करना है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट से हमारा मतलब मोरालिटी से। जो नैतिक शिक्षा की बात करें, जैसे होता है ना कि स्कूल के टीचर बताते हैं रूल्स ऑफ द रोड के बारे में कि अपने से बाएं चलना चाहिए, सड़क पर बाईं तरफ से चलो, राइट साइड से नहीं चलना है, सीढ़ियों पर आप चढ़ रहे हैं तो एक एक स्टेयर पर चढ़ेंगे। ये क्या है? ये नैतिक शिक्षा है, जहां पर कुछ ऐसी चीजें बताई जाती हैं, जैसे जब हमसे कहा जाता है यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, यू ऑट टू ओबे योर एल्डर्स, यू ऑट टू ओबे योर टीचर्स, तो इसका मतलब है कि हमको नैतिक शिक्षा बताई जा रही है, इसको बताने की जरूरत है हमको। हम नहीं जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं कि हमको सड़क के बाएं चलना है, हमको अपने बड़ों का कहना मानना है, सड़क के किनारे लगे हुए खंभों को नहीं छूना है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमको ये बताती हैं कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं, जिस तरह के समाज में हम रहते हैं, जिस तरह के परिवार में हम रहते हैं, उस परिवार की ये पहली जिम्मेदारी बनती है कि वो हमको बताए,
वो हमको समझाए कि नैतिकता क्या है, क्या नैतिक तौर पर सही है और क्या गलत है। अगर हम ऐसा समझने में सक्षम हो जाते हैं, इस तरीके से हमारे परिवार वाले, समाज वाले बताने में अगर हमको सफल हो जाते हैं, तो हमारा नैतिक विकास ठीक तरीके से होता है। और इसके बाद में है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है? भाषाई विकास, भाषा का विकास। हम जिस तरह के परिवार में हैं वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है? हिंदी, इंग्लिश, तमिल, भोजपुरी, मैथिली, क्या कन्नड़, मलयालम? अब क्या करना है कि हमारा जो मदर टंग है, हमारी जो मातृभाषा है, उसको बेहतर तरीके से हमको आना चाहिए। मैं एक छोटी सी कहानी से आपको जोड़ता हूं कि जब जर्मनी ने फ्रांस के अल्सेस शहर को जीत लिया तो वहां पर क्या हुआ जानते हो? सबसे पहला अटैक जो हुआ वो लैंग्वेज पर हुआ, भाषा पर हुआ। और क्या कहा वहां के शासक ने कि अब से इस कंट्री के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। और फिर क्या हुआ? उस कंट्री में, फ्रांस के अंदर, जर्मन लैंग्वेज लागू कर दी गई। वहां के जो पैदा होने वाले बच्चे थे, नई पीढ़ी जो आ रही थी, वो जर्मन सीख रही थी, उनकी अपनी मदर टंग फ्रेंच उनसे दूर होती जा रही थी। तो हमारा कहने का ये मतलब है कि भाषा का जो विकास है, हम जिस परिवार में, जिस समाज में रहते हैं, ये उस समाज और परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमको भाषाओं के बारे में बताए, जिससे हम आसानी से बात कर सकें, जिससे कि आसानी से समझ सकें। एक बार क्या हुआ कि भारत की आज़ादी के बाद यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के एक जज इंडिया आए घूमने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं भारत के गांवों को देखना चाहता हूं, क्योंकि बाहर ये चर्चा चलती थी कि भारत गांव में बसता है, पूरा का पूरा भारत गांव में है। 70% से ज्यादा की आबादी गांव में निवास करती थी। तो उन्होंने कहा कि मैं मेल ट्रेन से, स्पेशल ट्रेन से नहीं जाना है, मुझे, मेरे लिए किसी भी तरह का स्पेशल इंतजाम ना किया जाए। उन्होंने कहा मैं पैसेंजर ट्रेन से चलूंगा। और पैसेंजर ट्रेन के बारे में जानते हैं ना अच्छे से, यह 5-6 किलोमीटर के पर एक स्टेशन होगा, वहाँ कोई निश्चित वक्त नहीं होता है कि कितनी देर के लिए रुकेगी गाड़ी। तो वो क्या करते थे कि वो जिस भी स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी, वो डिब्बे से बाहर आ जाते थे प्लेटफॉर्म पर, और वहाँ बात करते थे लोगों से, इंडियन से, भारतीयों से। और वो इंग्लिश जानते थे, इंग्लिश में बात करते थे। तो उन्होंने कहा कि जब मैं 10 लोगों से बात करता हूं तो उनमें 1 से 2 ऐसे हैं जो मेरी बात का उत्तर टूटी फूटी इंग्लिश में दे पाते हैं, मतलब 10 में से 1 और 2। और वो जिनको कहा ना, उनको कहा कि 3 हैं जो समझ लेते हैं मुझे, 1 या 2 ऐसे मिलते हैं जो बड़ी मुश्किल से मुझे जवाब दे पाते हैं। तो बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक संस्मरण में लिखा कि जिस लैंग्वेज में बात करने वाला पहले बोल दे, वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसी लैंग्वेज में जवाब दें। तो वो इंडियंस जो बात कर रहे थे उन जज साहब से, उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि वो इंग्लिश में जवाब दें, लेकिन दे ऑल वर अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज स्पीकिंग। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। अगर समझ भी लेते थे तो बमुश्किल जवाब दे पाते थे। तो हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस तरह के वातावरण में, जिस तरह की कम्युनिटी में, जिस तरह के माहौल में रहते हैं ना, वहाँ प्रयोग होने वाली भाषाओं पर हमारी पकड़ होना बहुत जरूरी है। तब हम एक बेहतर तरीके से कह सकते हैं कि उस बच्चे का भाषाई विकास हुआ है, भाषा का विकास हुआ है। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं बाल विकास के सिद्धांत की।
बाल विकास का सिद्धांत क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ कितने प्रकार के हैं बाल विकास के सिद्धांत, हम उसकी भी बात करेंगे। और एक एक विषय पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। जिन भी दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें इस वीडियो को, जिससे कि उनको भी लाभ पहुंच सके। सीटेट की कंटिन्यूअस वीडियो आप तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आगे आने वाली परीक्षा में जो जनवरी 2024 में होनी है, जिससे कि आप बेहतर रिजल्ट दे पाएँ। हम बात करने चल रहे हैं बाल विकास के सिद्धांत की। बाल विकास के सिद्धांत क्या है ये, हम इसके बारे में बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। सबसे पहला जिसमें प्रकार है वह समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत यह है क्या? समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न, जैसे मनुष्य है या कोई जानवर है। दो शब्द मैंने लिखे, एक है मनुष्य, दूसरा है हाथी। क्यों लिखा मैंने समान प्रतिमान के सिद्धांत की बात कर रहा हूं आपसे। और इसमें हम देखेंगे कि मनुष्य के जो बच्चे हैं वो मनुष्य जैसे हैं, वहीं पर हाथी के बच्चे किसी जानवर के बच्चे वो उसके जैसे हैं। ये समान प्रतिमान का सिद्धांत है। हमने तो कभी नहीं देखा अभी तक मनुष्य के बच्चे किसी जानवर के तरीके से हों, या किसी हाथी ने का बच्चा मनुष्यों के तरीके से हो। इसका मतलब कि जितनी भी जातियां हैं, वो चाहे इंसेक्ट हों, वॉर्म्स हों, ह्यूमन बीइंग्स हों, कोई एनिमल हो, वो चाहे डोमेस्टिक हों, वाइल्ड एनिमल हों, वो सबके सब अपनी जाति के अनुसार जिस तरीके से वो होते हैं, उसी तरीके से उनके विकास का प्रतिमान होता है, उसी तरीके से उनके विकास के प्रतिमान का सिद्धांत चलता है। तो हमने समझ लिया कि समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या है। इसका मतलब कि जो भी जातियां हैं उनका जो विकास का तरीका है वो उनके ही तरीके से होता है, उनकी ही जाति के आधार पे उसी के तरीके से होता है। अब आइए दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत ये क्या होता है, हम इसको समझें। अब पहला हमने समझ लिया समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब दूसरे सिद्धांत के बारे में हम बात करने चल रहे हैं, जिसको कहते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। हमारा विकास कैसे होता है, विकास की दिशा क्या है, इसके बारे में बात करने चल रहे हैं। जैसे विकास हमारा सिर से पैर की तरफ है, ये विकास की दिशा है। और अगर विकास इस दिशा में हो रहा है तो वो विकास की दिशा का सिद्धांत कहा जाता है। जैसे विकास की जो दिशा है ना, वो सिर से पैर की तरफ चलती है। जब सिर से पैर की तरफ चलती है तो इसको मस्काधोमुखी के नाम से जानते हैं। जब सिर से पैर की तरफ चलने वाला विकास का सिद्धांत, जो सिर से पैर की तरफ चलता है, उसको बोलते हैं मस्काधोमुखी सिद्धांत। ये विकास की दिशा का सिद्धांत है, जिसको हम इस नाम से भी जानते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जब किसी विकास की दिशा के सिद्धांत में ही किसी मध्य क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र की तरफ विकास होना शुरू हो जाता है, जब मध्य क्षेत्र से
मध्य क्षेत्र से बाहर की दिशा की तरफ विकास होता है, बाहर की तरफ, ये मध्य क्षेत्र से बाहर की दिशा की तरफ अगर कोई विकास हो रहा है तो उसको बोलते हैं दुरभिमुख, इसको बोलते हैं दुरभिमुख सिद्धांत। हमने देखा विकास की दिशा का सिद्धांत में मस्काधुमुखी सिद्धांत, जिसमें सिर से पैर की तरफ डेवलपमेंट है। मध्य क्षेत्र से बाहर की तरफ के होने वाले विकास को हमने दुरभिमुख सिद्धांत के नाम से जाना। इसके बाद में निरंतरता का सिद्धांत हम पढ़ेंगे। निरंतरता का सिद्धांत क्या है? शब्द से ही पता चल रहा होगा कि किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो निरंतर चलने वाला है। निरंतरता का सिद्धांत जो कंटिन्यूअस है, जो प्रोग्रेसिव है, जो चल रहा है, वो होता है निरंतरता का सिद्धांत। जैसे जो विकास की प्रक्रिया है ना, वो कभी रुकने वाली नहीं होती है। मान लो किसी का शारीरिक विकास पूरी तरीके से हो गया तो क्या होगा? तो क्या विकास की प्रक्रिया समाप्त हो गई, ठप पड़ जाएगी? नहीं, मानसिक विकास होता रहेगा। संवेगों पर अगर उसका नियंत्रण नहीं है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका नियंत्रण संवेगों पर होगा। वो धीरे धीरे करके शामिल होता जाएगा लोगों में, उसकी फ्रेंड सर्कल बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, और कभी सुख में, कभी दुख में, कभी किसी की खुशी में, कभी किसी के गम में शरीक होता रहेगा। तो विकास कभी बाधित नहीं होने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब कि विकास तो होना ही है, चाहे उम्र बढ़ती ही क्यों न रहे, लेकिन विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, रुकने वाली नहीं होती है। इस सिद्धांत को निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। और ये बच्चे के मां के गर्भ में आने के साथ शुरू होती है और ये मृत्यु पर्यंत चलती है। कोई ये कहे कि वो तो 60 साल का हो गया, मां के गर्भ और मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है ये। मृत्यु पर्यंत प्रक्रिया किसकी बात कर रहे हैं हम? निरंतरता के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। जहां पर जैसे ही बच्चा मां के गर्भ में आता है ना, तो उसके विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसकी बॉडी का बढ़ना, धीरे धीरे उसके मस्तिष्क का बढ़ना, पैदा होने के बाद फिर वो न्यूली बॉर्न बेबी के रूप में होता है, फिर टॉडलर हो जाता है, वो धीरे धीरे करके वो चाइल्ड होता है। उसके बाद की प्रक्रिया में एडोलसेंस की तरफ जाता है, एडोलसेंस के बाद में फिर एडल्टहुड की तरफ होता है, यूथ हो जाता है वो। इस तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई ये सोचता है कि अब तो उसका पूरा विकास हो चुका, अब उसको कुछ नहीं समझना है, उसको सब आ गया, तो ये उसकी बहुत भूल होती है, ये बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि निरंतरता के सिद्धांत में हमने जाना कि मां के गर्भ में आने के साथ साथ मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया निरंतरता के सिद्धांत। जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक व्यक्ति सीखता रहता है। एक छोटे से बच्चे से शुरू होकर और उम्र कितनी भी क्यों ना हो जाए, वो सीखता ही रहेगा अपने अंतिम दिन तक। ये होता है निरंतरता का सिद्धांत। अब इसके बाद हम देखेंगे सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, ये क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। जैसे बैठना भी कई तरीके का होता है।
एक तरीका बैठने का ये है कि हम बैठ गए, कहते हैं कि बैठ गए, लेकिन वो बैठने का सही तरीका नहीं होता है। चलने का तरीका, उठने का तरीका, क्या हमने ये सब चीजें सही तरीके से सीखी हैं कि नहीं सीखी हैं? अगर नहीं सीखी हैं तो इसका मतलब कि सामान्य से विशिष्ट की दिशा में हमारा जो सिद्धांत जिसको हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारा विकास नहीं हुआ है। सामान्य तरीके से उठना बैठना तो ठीक है, लेकिन जो विशिष्ट तरीके हैं कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, अगर हम ये सब नहीं जान पाए, किस तरीके से दौड़ना है। अब आप देखिए कि बहुत से लोग दौड़ते हैं लेकिन कुछ सफल हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ में ये सिद्धांत लागू होता है जहां सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं को सीखने का जो सिद्धांत है वो हमने ठीक से सीखा ही नहीं। उठना है, बैठना है, चलना है, दौड़ना है, ये सब चीजें सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं के सिद्धांत में हमको सीखना होता है और जानना होता है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो 5th नंबर है, पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान जो शब्द है ये पूर्व धन अनुमान से बना है। पूर्व का मतलब पहले और अनुमान का मतलब हो गया कि हम देखकर ही ये जान लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है। जैसे किसी जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं और उसके थोड़ी ही दूर पर धुआं उठ रहा है, तो हमने क्या पूर्वानुमान लगाया? बिना वहां पहुंचे क्या पूर्वानुमान लगा लिया कि निश्चित रूप से आग लग गई होगी, आग लगी होगी तभी धुआं उठ रहा है। ये क्या हो गया? ये पूर्वानुमान का सिद्धांत है। हमने जान लिया हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है, रोते हुए घर पहुंचा, तो पेरेंट्स क्या समझेंगे? किसी ने मारा होगा, कहीं गिर गया होगा। ये हमारा पूर्वानुमान है। और विकास के सिद्धांत, जब हम बाल विकास के सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो पूर्वानुमान का सिद्धांत तो बहुत अनिवार्य हो जाता है हमारे लिए समझना, जिसमें से मैंने आपको 2 अलग अलग उदाहरण बताए और आप समझ सकते हैं कि पूर्वानुमान का सिद्धांत किस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हम देखें कि विकास का जो सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं ना, बाल विकास का सिद्धांत, विकास किस दिशा में हो रहा है हम इसका भी पूर्वानुमान लगा लेते हैं। जैसे हाइट बढ़ रही है तो हमको पता चलेगा ना कि हाइट बढ़ रही है। कोई प्लम्पी हो रहा है, फैटी हो रहा है, फैट, तो पता चलेगा ना कि मोटा हो रहा है। ये चीजें छिपने वाली नहीं है। हम पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि इसकी लंबाई अच्छी होने वाली है, ये मोटा तगड़ा हो जाएगा। ये पूर्वानुमान का सिद्धांत है। बाल विकास के सिद्धांत में एक होता है पूर्वानुमान का सिद्धांत, जिसको हमने अभी जाना। इसके बाद में एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत शब्द से ही पता चल रहा होगा कि हम किसकी बात करने चल रहे हैं। एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण शब्द से ही पता चल रहा है कि यूनिटी की बात की जा रही है, यूनिटरी प्रोसेस की बात की जा रही है। यह क्या होता है? जैसे कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है और उसके सामने एक बॉल आई, उसने हाथ लगाया बॉल को पकड़ने के लिए और लगा उसको कि इस हाथ से मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, तो क्या किया उसने? दूसरा हाथ लगाया। ये एकीकरण का सिद्धांत है। बाल विकास की प्रक्रिया के अंदर एकीकरण सिद्धांत का मतलब है कि जब बच्चा एक हाथ से कोई काम करने में खुद को असफल महसूस करता है, तब तुरंत ही वो जब दूसरा हाथ लगा के अपना उस काम को करने लगता है।
उसको लगता है कि एक पैर से वो धक्का दे देगा, नहीं कर पाया, फिर उसने शरीर के और अंगों का प्रयोग किया। ये एकीकरण का सिद्धांत होता है, जहाँ पर बच्चे का ये समझना जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से वो यूनिटरी प्रोसेस में होने वाला है। इसके बाद है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। आइए इसके बारे में बात करते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या है। जैसे हमारे पास 4 बच्चे हैं, तो वो सब अलग अलग कैटेगरी के हैं। उनकी जो व्यक्तिगत चीजें हैं वो अलग अलग, वो भिन्न हैं। जैसे हमारे पास, मैंने कहा 4 बच्चे हैं, तो कोई ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, कोई मोटिवेशनल टाइप का होगा, कोई इमोशनल होगा। इस तरीके से ये व्यक्तिगत भिन्नता है। हर बच्चे के अंदर कोई न कोई गुण है, और वो गुण ये बताते हैं कि सब में एक जैसे नहीं हो सकते। जैसे कोई अच्छा लिख सकता है, तो जरूरी नहीं कोई अच्छा बोल भी सकता है। कोई अच्छा बैट्समैन है, तो जरूरी नहीं कि अच्छा बॉलर भी हो। कोई अच्छा विकेट कीपर है, तो निश्चित रूप से जरूरी नहीं है कि वो अच्छी बैटिंग कर ले। कोई अच्छी मुक्केबाजी कर लेता है, कोई अच्छी कबड्डी खेल लेता है, कोई फुटबॉलर है, किसी के अंदर लिखने का टैलेंट है, कोई अच्छी पेंटिंग कर लेता है। ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, जहां पर हर बच्चे के अंदर टैलेंट है, बस उसको निखारने की जरूरत होती है और सही दिशा देने की जरूरत होती है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे रेखीय प्रगति का सिद्धांत। रेखीय प्रगति का सिद्धांत। लाइनर डेवलपमेंट। लाइनर डेवलपमेंट क्या है? विकास बच्चे का कभी एक सीध में नहीं चलता है। एक रेखा, रेखीय से मतलब रेखा से, लाइन से है इसका मतलब। किसी भी बच्चे का विकास एक रेखीय नहीं होता है, या कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है कि बच्चे का डेवलपमेंट यहां तक तो ठीक चला एक। अब आप क्या समझते हैं कि आगे भी उतनी ही स्पीड में उसका विकास होगा? ये संभव नहीं है। फिर यहां मान लो तेज चला, फास्ट, यहां थोड़ा सा स्लो हो गया उसका विकास, यहां फिर थोड़ा सा फास्ट हो गया, आगे चल के स्लो हो गया, और स्लो क्या, बहुत स्लो हो गया। तो किसी भी बच्चे का विकास रेखीय तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक ही गति से चलता रहे। जैसे वो टीन एज में है, तो उसके अंदर बहुत एनर्जी है। प्रोफेसर स्टैनले हॉल ने बताया कि जो किशोरावस्था होती है ना, बहुत संघर्ष, तनाव, तूफान और झंझावात की अवस्था है। उन्होंने ये भी बताया कि जैसे हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि ज्वार और भाटा, हाई टाइड जो है ना, वो उसका निश्चित समय है, तिथि है उसकी, वो तब आता है। तो वो क्या कहते हैं कि बच्चे जो टीन एज में हैं, टीन एज में इसको इसलिए कहता हूं 13 से लेकर 19 तक चलता है ये टीन एज, और इसके पहले 12 आता है और इसके बाद 20 आता है। तो 12 में टीन नहीं लगता है, और 19 के बाद 20 में भी टीन नहीं लगता है। 13 से टीन लगना शुरू होता है और 19 तक चलता है, इसलिए इसको मैं टीन एज कह रहा हूं। तो जो बच्चे टीन एज में हैं, जो एडोलसेंस में हैं, जो किशोरावस्था में हैं, वो बहुत ही संघर्ष, तनाव, तूफान और झंझावात की अवस्था में है। उनकी स्थिति उस ज्वार भाटे की तरह है
जो पानी तो ऊपर उठ जाता है, खींच लेता है पानी ऊपर को, लेकिन जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है पानी नीचे को आता है ना, तो पता है कैसे? पानी जब ऊपर को जाता है नहीं, ऐसे उठ के जाता है ऊपर को, एक पुंज की तरीके से, क्योंकि चंद्रमा की ताकत उसको खींचती है ऊपर को। और एक सीमा तक जाने के बाद जब ग्रेविटेशनल फोर्स काम करने लगती है तो वो पानी नीचे को आता है। तो पानी जिस तरीके से पुंज की तरीके से ऊपर गया, नीचे आते समय वो बिखर जाता है, इस तरीके से नीचे गिरता है। और जब पानी बिखरा तो उस बिखरे हुए पानी का प्रयोग आसपास रहने वाले किसान छोटे छोटे खेत बनाते हैं, उनमें मेड़ बना लेते हैं और उसमें बिखरे हुए पानी को रोकते हैं। थोड़े दिनों में जब सूख जाता है पानी तो उसमें परत जम जाती है नमक की, और उस पपड़ी को उखाड़ते हैं, निकालते हैं और नमक बनाते हैं। तो जिस तरीके से आसपास रहने वाले किसान, जो भाटा है, जो टाइड है, गिरता हुआ पानी है जो समुद्र का, उसका प्रयोग कर लेते हैं, ठीक उसी तरीके से एडोलसेंस में जो बच्चे हैं, जो किशोरावस्था में हैं, जो टीन एज में हैं, ऐसे बच्चों की जो प्रतिभा है उसको निखारने की जरूरत होती है, उसको सही दिशा में ले जाने की जरूरत होती है, उसको सही दिशा दिखाने की जरूरत पड़ती है। तो क्या होता है? तो उनका विकास अच्छे समय तक एक जैसा चलता है। फिर क्या हुआ कि एडोलसेंस की एज समाप्त हुई, टीन एज गया, तो फिर जब वो यूथ की तरफ बढ़ते हैं, वो 25 ईयर्स के आसपास जब पहुंचते हैं, तब आप क्या समझते हैं कि इतनी ही एनर्जी जो यहाँ थी क्या यहाँ आएगी? और जैसे ही एज और बढ़ती है तो फिर वो एनर्जी नहीं रह जाती, फिर स्लो, और फिर वेरी स्लो की पोजीशन में आ जाते हैं। तो जो रेखीय प्रगति का सिद्धांत है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है, उस समय के अनुसार, समय के साथ साथ कम और ज्यादा होता रहता है। अब जो इसका अंतिम प्रकार है बाल विकास के सिद्धांत का, अब हम उसकी बात करने चल रहे हैं। और वो जो अंतिम सिद्धांत है उसको जानते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट के नाम से। प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट, ये क्या होता है? अंतर संबंधित विकास की बात करने चल रहे हैं हम। ये क्या होता है? अंतर संबंधित जो विकास होता है, शारीरिक हो, बौद्धिक हो, संवेगात्मक हो। अब किसी का जो सामाजिक विकास है, जो किसी का संवेगात्मक विकास है, जो किसी का मानसिक विकास है, वो क्या होता है? वो इंटरट्विन्ड है, वो सब आपस में मिले हुए हैं, वो अलग नहीं है, बिल्कुल भी मिले हुए हैं सब, और सब एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से मिलकर बनते हैं। ऐसा नहीं कि शारीरिक विकास हो जाएगा, मानसिक विकास नहीं होगा। अगर ऐसा है तो वो एक्सेप्शन में है, एक दो हैं। जैसे जैसे हमारा मानसिक विकास होगा, हम संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाएंगे, हम सुख दुख में अंतर करना सीख जाएंगे, हमारी सामाजिकता बढ़ेगी, हमारा सामाजिक दायरा बढ़ेगा, और इस तरीके से जब ये सब चीजें हो रही हैं एक साथ, तो हमारा विकास हो रहा है। इसी को प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, विकास का अंतर संबंधित प्रकार है ये, जिसके बारे में अभी मैंने बात की। इस तरीके से आज के वीडियो में हमने देखा कि परिपक्वता क्या है, मैच्योरिटी क्या है, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट की बात की हमने, और बाल विकास की क्या प्रक्रियाएं हैं और क्या सिद्धांत हैं, हमने उनकी बात की। एक एक करके हमने 9 अलग अलग सिद्धांतों की बात की। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे, और उस बार हम जब बात करेंगे आपसे, तो बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, हम इसकी बात करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।